यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, इसी तरीके से जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप जुड़कर पीडीएफ क्लासेस वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए, और यदि आप सीडीपी और ईवीएस के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईवीएस का डेमो एंड सीडीपी का डेमो यूट्यूब एंड वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। एंड वेबसाइट की लिंक और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है या फिर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। जब लोग हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना था। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा है कि विविधता और अभ्यास के लिए गृह कार्य के रूप में हम लोग दत्त कार्य की आवश्यकता होती है। तीसरा है कि आकलन का एकमात्र तरीका है या फिर बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर हमारा हो सकता था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये तो कम्प्लीटली नेगेटिव है कि आकलन करने का एकमात्र तरीका होमवर्क हो सकता है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, तो एक ही आंसर ठीक है कि बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक बात हो रही है कि रियल लाइफ से इंटरेक्ट करने की बात हो रही है, तो ये आपके कीवर्ड्स होते हैं, सूचना खोजने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने। तो इस तरीके से जैसे ही आपको पॉइंट या फिर ऑप्शन में इस तरीके के स्टेटमेंट दिखते हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने तो बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सेकंड है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है, उसका अनुकरण, उसको दोहराने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए, या फिर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। अगेन आंसर आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, वही सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सरल प्रयोग वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को सीखने के योग्य बना रहे हैं, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सरल प्रयोग और निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन तो अनुशासन को सुनिश्चित करना था, नहीं होगा। तीसरा बोल रहा था कि उच्च कक्षा, यहीं से पता चल गया था कि उच्च कक्षाओं की बात कर रही है। और डी ऑप्शन है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार पर चर्चा, विश्लेषण और ये सारे दर्ज करना, मतलब इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने की यहाँ पर बात हो रही थी। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण की योजना बना सकता है। मतलब टीचर जब बच्चों को आकार के बारे में जानकारी दे रहा है तो वो ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करवा सकता है। उससे क्या होगा, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरीके के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। या सेकंड ऑप्शन है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। थर्ड है यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश रहेगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशल में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। और डी है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए इसलिए आवश्यक है। देखो ऐतिहासिक भ्रमण पर लेकर जा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, बच्चों को यहाँ पर भ्रमण के थ्रू जो है वास्तुकला की जानकारी मिलेगी और वो अदर सब्जेक्ट जो है उनको भी यहाँ पर इंटरकनेक्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान हमारी क्या अपेक्षाएं हो सकती है। सबसे पहला ऑप्शन है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन हमें करना होगा। उन्हें आनंद उठाने दे, किनको, बच्चों को यहाँ पर आनंद उठाने देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न है तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए कि हमने वहां पर ये देखा था। तो पेरेंट्स से बच्चे पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है।
और ऑप्शन नंबर 1 भी आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। ये भ्रमण का एक शैक्षिक या फील्ड जो विजिट होती है उसका सबसे अच्छा माध्यम हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग कर देती है। 2 अलग अलग ढेरियां यहाँ पर बनाई गई है। सबसे पहला है केले के छिलके अलग कर दिए, सब्जियों के छिलके और सूखे पत्तियों को उसने एक बॉक्स में डाल दिया है। दूसरा है जेम्स की बोतल है, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब है और प्लास्टिक के खिलौने हैं। अब आपको बताना है कि ये अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है तो उसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला ये 2 ढेरी जो बनाई गई है कूड़े की, दुर्गंध रहित और दुर्गंध वाली है। दूसरा है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा है जिसको आप रिसाइकलिंग कर सकते, पुनः चक्रण कर सकते हो, जिनका पुनः चक्रण नहीं होगा। या फिर ये घरेलू कचरा है और ये औद्योगिक कचरा है। तो किस हिसाब से ये रीना ने या फिर रानी ने 2 ढेरियां यहाँ पर बना रखी, 2 कचरे के अलग अलग ढेर यहाँ पर बना रखे हैं। देखो ये क्या होगा, आसानी से अपघटित हो जाएंगे और ये वाला जो ढेर है ये आसानी से अपघटित नहीं होगा। तो इसके जो अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज करने का तरीका था वो ऑप्शन नंबर 20 को सही से डिफाइन कर रहा है, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। राइट, तो ये यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? नहीं देंगे मतलब कौन सी अनुमति बच्चों के लिए सही नहीं होगी। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, इसके बारे में बच्चों को जानकारी हो। ठीक है, चिड़ियाघर ने जिन जानवरों को आपने देखा है उनकी फोटो को एकत्रित करके लाइए। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ में लेकर जाना, या फिर चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर जाना। बच्चों को यहाँ पर कौन सी अनुमति परमिशन नहीं मिलेगी, तो इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वहाँ के जानवरों के लिए बच्चे बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर जा रहे हैं, तो ये गलत तरीका होगा। राइट, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर है। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से आप कैसे सीख सकते हैं? अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। थर्ड ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते समय अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बोलना। अब यहाँ पर कौन सा तरीका हमारा बीज अंकुरण को लेकर सही हो सकता है? बच्चों को फोटो दिखा दी जाए, पूरी प्रोसेस बताई जाए कि कैसे बीज अंकुरित होता है, और हमसे पूछा है कि सबसे इफेक्टिव मेथड यहाँ पर क्या हो सकती है। तीसरा है कि बोर्ड पर चित्र बना दिया जाए, और ऑप्शन नंबर डी है कि बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और पूरी गतिविधि बच्चों से ही करवाना। बच्चों से ही करवाना मतलब एक एक्सपेरिमेंट करवाने की बात यहाँ पर की गई है, पूरी परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर की गई है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक्टिविटी हम लोग बच्चों को यहाँ पर करवा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मीरा और दिव्या 2 छोटी लड़कियां हैं यहाँ पर। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यहाँ पर हो सकती है? देखो मीरा का अलग बताया हुआ है, मीरा को समोसे, डबल रोटी और कटलेट खाना बहुत पसंद है, और दिव्या को ऐसा है कि जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। राइट, तो ये ए और सी ऑप्शन हमारा हो सकता था। और मीरा ना ऐसा मतलब एक जंक फूड टाइप खाना खाना बहुत पसंद कर रही है, तो मीना यहाँ पर हो जाएगी मोटापे का शिकार। स्कर्वी नहीं होगा, ये विटामिन वाला बता रहा है, और यहाँ पर पीछे आपको रतौंधी दे दिया, यहाँ पर स्कर्वी दे दिया। राइट, तो ये गलत हो जाएंगे, एक ही आंसर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी पर तैरता रहता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है, या फिर नमकीन पानी जो है, नमकीन पानी का जो घनत्व, उसकी जो डेंसिटी है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होती है, इसलिए जो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में वो तैरता दिखेगा। अगला है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर इसका कर सकते हैं? आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट दिख रहा है, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए नींबू इस पर तैरता रहेगा और साधारण पानी में जो रहेगा वो डूब जाएगा। राइट, चलिए पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, या फिर उनको अपन लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है?
सबसे पहला है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर कम तापमान पर भोजन का जो नमी तत्व है वो घट जाता है। रीज़न क्या होना चाहिए, लंबे समय तक आप लोग उसे परिरक्षित कैसे करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, तो हम लोग देखते हैं कि कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, तापमान कम रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, रोगाणु थोड़े से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग अपेक्षाकृत थोड़े समय तक, अपेक्षाकृत मतलब ज़्यादा समय तक नहीं, थोड़े समय तक हम लोग उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। जब हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है तो क्या पहचान होती है, जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाएगा, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं होगी, रक्त में मच्छर के लार्वा होंगे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे पाए जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या होगा, मलेरिया की पहचान कब होती है, जब लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना क्या बताता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, पाठ को आनंददायक रोचक बनाने में मदद करेगा, स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता का विकास करने में बच्चों की मदद करेगा, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ये चीजें ध्यान में रखती है। सही आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में ये मदद करेगा। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर और ए.के. बनर्जी। तो दो ही लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, और किसके नेतृत्व में, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, यानी कि आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी ला देते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई का कार्य करते हैं, पेशियों के विकास करके हमें ताकतवर बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, या फिर हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता होती है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं होगा पहेलियों को शामिल करने का। सबसे पहला, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कणा एक लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। हमसे पूछा गया था कि क्या उद्देश्य नहीं है, तो नहीं की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट एक ही है, और सबसे सकारात्मक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना। जब आपको दिया जाए कि क्या उद्देश्य नहीं होगा तो बच्चों को भ्रम में डालकर रखना, कंफ्यूजन में डालकर रखना, पजली बच्चों को बना देना किसका आंसर क्या होगा, तो इससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसका विकास होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कैसे, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बोल सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सी चीज़ें बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ पर आगे बढ़ाएगी, तो देखो, ऊर्जा बचाना एक नेगेटिव स्टेटमेंट, जो नेगेटिव है ना वो ऐसे ही दिख जाते हैं, ये नहीं होगा, और हमें पॉजिटिव आंसर निकालना है, एक सकारात्मक आंसर ढूंढकर निकालना है। तो बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में कि बच्चों के अंदर क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है, या फिर बच्चों की संप्रेषण कुशलता को सुधारना और उसे आगे बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने में और विमर्श सीखने में बच्चों को बढ़ावा देने में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बच्चों के अनुभव को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक यहाँ पर क्या कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है कि एक लघु फिल्म, ऑप्शन नंबर 1 है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार के लिए बच्चों के साथ चर्चा की जा सकती है। चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार की ईंधन की सूची बनाने को बोला जा सकता है, या कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब टीचर की बात हो रही है, टीचर बच्चों को ईंधन की जानकारी कैसे दे सकता है, तो एक शॉर्ट फिल्म दिखाकर की जा सकती है। देखो, चित्र प्रदर्शित करना,
ये ईंधन की सूची बनाना मतलब चार्ट की यहाँ पर बात हो रही है, और वही एक नमूना दिखा दिया जाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसको एक शॉर्ट मूवी दिखा दी जाए कि कैसे हम लोग ईंधन की प्राप्ति करते हैं, कच्चे तेल से किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा की जा सकती है। तो ये सबसे अच्छा एक एक्टिव मीडियम लग रहा है जिसके थ्रू बच्चा यहाँ पर ईंधन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। राइट, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने में ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता में ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या फिर अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल यहाँ पर होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल उस बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो अब देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? मानचित्र यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौन सी स्किल बच्चों के अंदर आएगी? तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता बच्चे के अंदर आ जाएगी, तभी वो मानचित्र कौशल को अच्छे से समझ पाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा? देखो, पहला ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ता रहता है और एंजाइमों की क्रिया यहाँ पर तेज होती रहती है। सेकेंड ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वे बाहर आकर क्षारीय हो जाते हैं, एसिड बेस वाली बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि देखो इसने पूरा स्पेसिफिक डिफाइन भी किया हुआ है कि जब आमाशय के अंदर भोजन का मंथन किया जाता है तो उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और एंजाइम की क्रिया यहाँ पर तेज हो जाएगी, तो आमाशय के अंदर जो है हमारा पाचन बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये इसका सही आंसर बना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का पीछे का उद्देश्य क्या है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना, बच्चों के रेल के किराए के बारे में बताना, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध करवाना, या फिर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर मिलेगा। बच्चों को जब हम लोग एनसीईआरटी में एक अमीना करके एक चैप्टर आता है, अमीना की रेल यात्रा करके, तो वो यही चीज़ें बताता है कि वास्तविक जानकारी मिलती है बच्चों को या व्यक्तियों को, कि अवलोकन भी कर पाएंगे कि क्या क्या जानकारी एक रेलवे टिकट के अंदर रहती है। टिकट जो टीसी होता है वो किस तरीके से टिकट कलेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ट्रेन में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी वास्तविक जानकारी बच्चों को यहाँ पर मिल पाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागृत करना बच्चों के अंदर, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशल का विकास करती हो, या फिर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। हमसे पूछा गया था कि बताइए क्या उद्देश्य यहाँ पर नहीं होगा, तो वही जैसे ही परिभाषा, शब्दावली, डिक्शनरी शब्दों का प्रयोग होता है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव या फिर रटन विद्या या फिर रोट लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इस तरीके से कोई भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है जो भैंस है उसकी पीठ पर बैठा बगुला पक्षी जो है, बगुला पक्षी जो है वो दिखाई देता है, पक्षी दिखाई देता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसकी पीठ पर अगर बगुला बैठा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि बगुला क्या है, घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है उसकी पीठ पर बैठकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भैंस की पीठ पर बैठकर वो परजीवी कीट को खाता है। तो भैंस की जो पीठ होती है उस पर कीट पाए जाते हैं तो उसको खाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहला है विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करवाना। ये नेगेटिव स्टेटमेंट। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग और आकलन करना और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तो बी और सी तो नेगेटिव है ना। अब बचा हुआ है एओडी। ओएओडी में से अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये आपका सकारात्मक स्टेटमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्वथनांक यानी कि उबालना और वाष्पीकरण में डिफरेंस क्या होता है? क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, द्रव से वाष्प में परिवर्तन, जबकि वाष्पीकरण में देखना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। दूसरा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। और अगला है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। और क्वथन से द्रव जो होता है उसका आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर हो सकता है? तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथनांक के लिए एक स्पेसिफिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी वो उसका स्टार्ट होगा, क्वथनांक जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथनांक के लिए एक स्पेसिफिक तापमान की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के बाद उसी पॉइंट पर वो उबलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्वथनांक और वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 भी हम लोग देख ही लेते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की क्या संभावना हो सकती है? मतलब पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ है और महिला का ए है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि उसके रक्त समूह के ओ होने की क्या संभावना हो सकती है। तो इसकी संभावना बनेगी 50-50%। हो भी सकता है कि वो ओ पॉजिटिव या ओ वाला हो जाए या फिर वो ए वाला हो जाए। ठीक है, तो इसकी 50% 50% की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, राइट। तो टोटल 26 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। स्कोर आपका क्या रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर। तब तक आपका कोई भी वीडियो यदि बीच में मिस हो गया हो तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।